हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़। आज का टॉपिक है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफ़ी थोड़ा हद तक ये टेक्निकल है, क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूजन्स बहुत होती हैं, एग्जाम्स में गलतियां होने के चांसेस इसमें बहुत होते हैं। क्योंकि अगर आप बेसिकली चीज़ को ढंग से आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए, वहाँ प्रॉब्लम आ गई तो आगे का क्वेश्चन का सोल्यूशन भी गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस दो सेक्शंस को एक साथ इसमें लेके चलना होता है, वो सब चीज़ें आई गेस आप रिवीजन वीडियो में समझ चुके होंगे। सो अब इसके अंदर हम टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या बात करता है कि क्वेश्चंस को भी मैं कोशिश करूँगा, आप आई एक्सपेक्ट कि आप सबके पास स्टडी मटेरियल ओपन है और मैं शॉर्ट से शॉर्ट मैनर में आपको क्वेश्चंस का एक समरी देने वाला हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। सो गाइस, सबसे पहले इसके अंदर एक सप्लायर है जो कि टैक्सेबल गुड सप्लाई करता है दूसरे बंदे को फॉर 2,50,000 रुपीज़ ऑन 23 जून एंड इशूज़ द इनवॉइस ऑन 25 जून। अब देखो यहीं पकड़ा गया ना, ये जहाँ पर देखो गुड्स का सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर सेक्शन लगेगा 12 प्लस में 31। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 31 हमें क्या बताया गया है कि जिस दिन आप गुड्स रिमूव कर रहे हो उस दिन आपको मैक्सिमम डेट है, तब तक आपको अपना इनवॉइस रेज कर देना है। तो यहाँ पर भाई 23 जून को आप सप्लाई करो टैक्सेबल गुड्स, लेकिन इनवॉइस रेज करो 25 को, 2 दिन से आप लेट हो। तो बेसिकली यहाँ पर 23 जून आपका डेट ऑफ इनवॉइस मान लिया जाएगा, डीम्ड डेट हो जाएगी। उसके बाद आपको डेट दी गई है दूसरी पेमेंट, और जैसा कि आपको सेक्शन नंबर 12 के हिसाब से पता है कि द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स इज डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इशू किया है, या फिर मैक्सिमम टाइम जब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर विच एवर इज लोअर आ जाएगा एंड द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 23 ऑफ जून। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात कर रहा है कि भाई कि मैंने यहाँ पर मॉड्यूलर फर्नीचर खरीदा है फ्रॉम अ रिटेल स्टोर, इनवॉइस इज इशूड टू मी एंड आई मेक द पेमेंट। जिस दिन मैंने परचेज किया उसी दिन इनवॉइस भी मेरे को मिल गया और मैंने पेमेंट भी कर दी। तो यहाँ पर भाई विच एवर इज लोअर में क्या वही एक डेट है। आगे इसके अंदर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि भाई लेटर उसी हफ्ते के अंदर जब डिलीवरी होनी थी, डिलीवरी नहीं हुई अभी, डिलीवरी होनी है, डिलीवरी से पहले क्या हुआ कि भाई रेट चेंज हो गया और जो स्टोर वाला है वो क्या कर रहा है, एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस भेज रहा है, रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या वो सही है अपनी जगह पे? तो द आंसर इज़ रॉन्ग, वो सही नहीं है, उसका तरीका बिल्कुल गलत है। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि भाई इनवॉइस भी और साथ में पेमेंट भी, दोनों चीज़ें चेंज इन रेट से पहले है, तो उस केस के अंदर वो जो पुराना रेट है वही एप्लीकेबल होने वाला है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एन ऑनलाइन पोर्टल बेस्ट इन्फो रेजेज इनवॉइस फॉर डेटाबेस एक्सेस ऑन 21 ऑफ फरवरी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अब देखो आइडेंटिफाई जो चीज़ें हमें करनी थी, ये वाला गुड्स था, इससे ऊपर वाले भी गुड्स थे, एंड दिस इज़ द सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो उस हिसाब से सेक्शन 12 ना लगते हुए यहाँ पर अब हम 13 के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बात कर रहा है कि एक्सेस ऑन 21 ऑफ फरवरी, द पेमेंट इज मेड बाय रॉय बंसल लिमिटेड बाय डिमांड ड्राफ्ट ऑन 25 ऑफ फरवरी विच इज रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द अकाउंट्स बाय बेस्ट इन्फो ऑन 28 ऑफ फरवरी। ठीक है, अब क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर क्या लेते हैं कि जिस दिन आप बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर उस चीज़ की एंट्री करते हो वो, या फिर बैंक में जब आपके पास पैसे आए वो, विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, विच एवर इज सॉरी अर्लियर। हाउएवर, लेकिन चेंज इन रेट के 4 दिन बाद, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रेट चेंज हो रहा है 1 मार्च को। चेंज इन रेट के अगर 4 दिन के बाद जाके अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, आपका डिमांड ड्राफ्ट आप बैंक में जमा करा रहे हो, तो उस केस के अंदर जिस दिन आप बैंक में जमा करा रहे हो उसी को लेंगे, इस बुक्स के अकाउंट्स में एंटर करने वाले टाइम को हम इग्नोर कर देंगे। तो इस केस में लेकिन क्या हो रहा है कि 1 मार्च को चेंज हो रहा है रेट, 3 मार्च को बैंक के अंदर हमने जो डिमांड ड्राफ्ट है वो 3 मार्च को हमने एनकैश करा लिया डिमांड ड्राफ्ट को। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है कि भाई 4 दिन का जो पीरियड हमें मिला है, 1 मार्च प्लस 4 डेज, उस पीरियड के अंदर अंदर आपने करा लिया, तो उस केस में हम क्या लेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री या फिर बैंक अकाउंट से जो पैसे निकलवाए हैं वो, विच एवर इज लोअर। तो भाई इसके विच एवर इज अर्लियर, जो कि हमारे पास निकल के आता है कि भाई एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब हुई है हमारे पास, 28 ऑफ फरवरी को। ठीक है, तो 28 ऑफ फरवरी और 21 ऑफ फरवरी जिस दिन आपने इनवॉइस रेज किया, तो भाई ये आपके पास टाइम आ गया, और प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए थी यहाँ पर। तो आपके पास तो आपके पास डेटाबेस
का जो इन्वॉइस की डेट है आपके पास, इन्वॉइस की डेट आ गई आपके पास 21 फरवरी। उसके बाद जो विच एवर इज लोअर हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया वो हमारे पास आ गया डेट ऑफ पेमेंट, मान लो उसको डेट ऑफ पेमेंट आपके पास हमने ले लिया यहाँ पर 28 फरवरी। एंड उसके बाद हमने देखा प्रोविजन ऑफ सर्विस जो कि हमारे पास आ गया 3 मार्च, विच एवर इज अर्लीस्ट। तो वहाँ पर 21 फेब जो होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो 21 फरवरी वुड बी सो इवन दो द सर्विस कमेंसेज आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। उसका रीज़न मैं आपको समझा दिया है क्यों, क्योंकि इन्वॉइस भी और पेमेंट भी दोनों चीज़ें पहले हो रही हैं। आगे चलते हैं। ये जो 4 डेज़ वाला पॉइंट है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखें। कोई भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें तो आपको ये जो टाइम है ये नोटिस करना है कि बैंक में पैसा कब जमा हो रहा है, वो बीच में अड़ सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो जहाँ पर भी चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है तो आपको सबसे पहले आपकी आंखें वहीं दौड़नी चाहिए कि भाई बैंक में पैसे कब जमा करा रहे हैं। अगर बैंक में पैसे 4 दिन के बाद करा रहे हैं तो उस केस के अंदर सीधा सीधा जिस दिन बैंक में पैसा जमा किया है वो आपको लेना पड़ेगा। आपको वो जो उससे पहले का आपकी उससे पहले जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई है उसको आप इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर इस 4 डेज़ के दौरान, इस पीरियड के अंदर अंदर बैंक में पैसे जमा करा दिए हैं, बैंक से पैसे निकलवा लिए हैं, आपके पास कैश आ गया है हाथ के अंदर, तो बुक्स ऑफ एंट्री या फिर जो कैश की एंट्री है, जो पैसा आने की एंट्री है, उसको विच एवर इज अर्लीस्ट ले लेंगे। तो आप बेसिकली चेंज ऑफ रेट से बच जाओगे उस केस के अंदर। अब आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन जो बात करता है ट्रस्ट इंडस्ट्रीज has entered into a contract with VST Limited to supply gas by a pipeline to VST Limited for a period of 1 year। 1 year देखो यहाँ पर, यानी कि this is supply of service, sorry, and this is basically continuous supply, यानी कंटिन्यूस बेसिस पे। क्यों? क्योंकि ये 1 ईयर है। यहाँ पर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हुए चलना है। ये 3 मंथ से ज़्यादा है और 3 मंथ से ज़्यादा जहाँ पर भी होता है वहाँ पर आपका कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज बन जाता है। सेक्शन नंबर 31 के अंदर भी उसका अलग प्रोविज़न है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। मेन जो फ़र्क पड़ेगा वो सेक्शन नंबर 31 के ऊपर पड़ेगा कि आपकी जो डेट ऑफ इनवॉइस है वो डेट मानी जाएगी जब आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स भेज रहे हो। उस टाइम से पहले आपको डेट ऑफ इनवॉइस इशू कर देना है। अगर इनवॉइस इशू नहीं करते तो वो जो डेट है उसको डेट ऑफ इनवॉइस मान लिया जाएगा। अब इसमें क्या है, द VST लिमिटेड शैल मेक मंथली पेमेंट फॉर मंथ शैल बी मेड बाय 7th day of the next month। Every quarter, Trust Limited shall issue a statement of account showing the quantity and value of goods dispatched, payments received, and payments due. This is invoice. The differential amount, if any, as mentioned in the statement of account, shall be paid by VST Limited. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये तो उन्होंने हमें फैक्ट्स दे दिए, तो यहाँ पर हमने कंटिन्यूस सप्लाई इसको मान लिया। अब इसके अंदर जो वेरियस चीज़ें हमें दी गई हैं वो क्या क्या हैं, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अगस्त 5, सितंबर 5 एंड अक्टूबर 6। इसको यहाँ पर ऐसे देखें तो अगस्त 5, सितंबर 5 एंड अक्टूबर 6, ये जितनी भी डेट्स हैं इन हर डेट पे हमें 2-2 लाख रुपए रिसीव हुए हैं। ठीक है। दूसरी बात, एक बात और बोलता है कि अक्टूबर 3 को स्टेटमेंट रिसीव हुई है फॉर द क्वार्टर जुलाई सितंबर इशूड बाय द सप्लायर शोइंग द अमाउंट ऑफ 2,56,000 एज अनपेड। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आ गई आपके पास 2,56,000 अनपेड। अब देखो गाइस, स्टेटमेंट जो है वो क्वार्टरली आ रही है, पेमेंट मंथली आ रही है। टाइम ऑफ सप्लाई हम लेते हैं डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अगस्त 5, सितंबर 5 देर वॉज नो स्टेटमेंट बट देर वॉज पेमेंट, तो डेट ऑफ पेमेंट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। हाउएवर फॉर रिगार्डिंग अक्टूबर 6 जो पेमेंट है 2 लाख रुपए की, उससे पहले स्टेटमेंट आ गई है जो 2,56,000 रुपये बता रहा है ड्यू। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, दिस इज डेट ऑफ पेमेंट, दिस इज डेट ऑफ पेमेंट एंड दिस इज डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर इज अक्टूबर 3। सो रिगार्डिंग द अमाउंट, और अमाउंट भी वही लेंगे जो स्टेटमेंट में मैंशनड है, नोट जो बाद में हमें रिसीव हुई है उसको हम अलग से उसको ट्रीट, क्योंकि बाद में ऑल ओवर जब एक्चुअल में देखो यहां पर क्या हो रहा है कि 2 लाख रुपए मेरे पास इस पॉइंट पे रिसीव हो रहे हैं, 56,000 रुपीज़ मेरे पास इस टाइम पे रिसीव हो रहे हैं। तो भाई 2 लाख रुपए के लिए एंड 56,000 के लिए, दोनों के लिए एक साथ टाइम ऑफ सप्लाई हमारे पास आ जाएगी द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ आपका स्टेटमेंट जिसमें वो अमाउंट मेंशन्ड थी।
आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये अक्टूबर 17 वाली जो पॉइंट है वो भी इस स्टेटमेंट वाली डेट के अंदर ही इंक्लूड हो गया, और ये जो अक्टूबर 6 वाला पॉइंट था ये भी, इन दोनों डेट्स को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट पहले आ रही है भाई, ये दोनों पेमेंट बाद में आ रही है। 2,56,000 की दोनों पेमेंट बाद में आ रही है, उससे पहले 2,56,000 की स्टेटमेंट आ गई मेरे पास, तो मैं स्टेटमेंट को ही लेके चलूंगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। यहाँ पर बस एक जो बाकी चीज़ें सब सेम है, डेट ऑफ इनवॉइस लेनी है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लेना है, बट बीच में एक जो पॉइंट आपके पास आ गया अलग, वो आपके पास क्या आ गया, वो आ गया कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, जिसकी वजह से सेक्शन 31 लग गया, जिसकी वजह से पीरियोडिक स्टेटमेंट बीच में आ गई, और उसको आपको ट्रीटमेंट बीच में करके चलना है। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किस बारे में बात करता है? एज पर इसका ये हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमारे पास कंटिन्यूअस सप्लाई है। उसके अंदर ये है कि एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, तो भाई 3 महीने से ऊपर हो गया, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और फॉर न्यू बिल्डिंग टू बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पज फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 1,50,000 150 lakh. As per the contract, Renu Dut Limited is required to make the payment at different stages of completion of building, namely 50%, 75% and 100%. तो भाई इनिशियल बुकिंग जो है आपकी वो है डेट ऑफ क्या बोलते हैं 15 लाख रुपए की, और वो उसके अंदर भी देखो ये 3 चीज़ें हैं। देखो भाई आपको पता है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन इज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपके पास सप्लाई ऑफ गुड्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ मैं आपको इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि वहाँ पर अगर एडवांस पेमेंट आपके पास रिसीव हो रहा है तो एडवांस पेमेंट को हम अकाउंट फॉर नहीं करते। वो जब आपका एक्चुअल में गुड डिलीवर होंगे उसके बाद उसका इन्वॉइस बनेगा और उसके उस हिसाब से उस चीज़ को करेंगे, बट एडवांस पेमेंट के रिसीव के टाइम पे इट इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर एज सप्लाई, ठीक है। नाउ इसके अंदर लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर आपके पास 15 लाख रुपीज़ आपके पास आ गए हैं, तो उसका भाई आपने जो डेट ऑफ वेरियस स्टेजेस, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ आपका जो स्टेजेस है और डेट ऑफ पेमेंट सब कुछ सेम है, तो टाइम ऑफ सप्लाई आपका 2/7/2022 ही बन जाएगा। 50% कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, तो भाई ये देखो इसके अंदर क्या हो रहा है। अब सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर क्या होता है कि प्रोविजन ऑफ सर्विस, इशुएंस ऑफ इनवॉइस इफ़ इट इज़ इशूड विद इन 30 डेज, अदरवाइज 31st डे को लेकर चलते हैं, या फिर आपका डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। तो यहाँ पर सबसे सारी चीज़ों में इसमें 30 डे भी जोड़ दूंगा मैं, तो भी सबसे अर्लीस्ट पॉइंट मेरे पास बनेगा यहाँ पर 15 मार्च, जिस दिन वेरियस स्टेजेस कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस हो रही है। आगे चलते हैं, 75% कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग कब हो रही है? 20 जून 2023 को। इनवॉइस की इशुएंस ऑफ इनवॉइस की डेट है 24 जुलाई 2023 को, एंड डेट ऑफ पेमेंट है 23 जुलाई। इन सब में भी देखो सिंपल सी बात है, आपको 30 प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऐड करके देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर अर्लीस्ट इसके अंदर आ रहा है 20 जून, तो उसको आप लेके चलेंगे। सेम वे 100% कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, वो भाई कब हो रहा है? 30 को। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस इज 30th, विद इन 30 डेज है, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास विद इन 30 डे ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। उसके बाद आता है हमारे डेट ऑफ पेमेंट है, तो वो 20/9/2023 को है, तो पेमेंट पहले आ गई। तो भाई यहाँ पर विच एवर इज अर्लियर लेंगे तो ये वाली अमाउंट डेट हम इसको लेके चल लेंगे। प्रेजेंटेशन में इसमें कुछ नहीं है, आपको बस ये सीक्वेंस में लिखना है। इसको आपने इनिशियल बुकिंग लिखनी है, आगे आपको डेट ऑफ सप्लाई लिखनी है। सेम वे ऐसे आप हर एक मैनर में करते जाएंगे। इसको मैं आपको आंसर में दिखा देता हूँ, बहुत ईजी है ये। इसका जो आंसर है ये देखो इस तरीके से बनेगा कि भाई इनिशियल के अंदर भी आपको ये चीज़ें बतानी है कि भाई ये डेट बन गई, 50% के ऊपर क्या डेट बनेगी वो बतानी है, 75% पे क्या डेट बनेगी, एंड 100% पे क्या डेट बनने वाली है आपके पास। स्टार्टिंग में सबसे पहले आप इसको बता देंगे कि सेक्शन नंबर 13 लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, और सप्लाई ऑफ सर्विस के केस के अंदर एडवांस पेमेंट भी आपकी इंक्लूड होती है, और जो भी आपके पैरामीटर्स हैं ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको डिफाइन करते हुए चलना है। ये चीज़ भी आपको शायद यहाँ पर बतानी होगी, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये तो चलो सेक्शन 13 आप नॉर्मली लिखते हैं, बट आगे एक एडिशनल फर्दर पॉइंट ये है कि इन द प्रेजेंट केस कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months विद अ periodic payment obligations. Such services would fall within the ambit of term continuous supply of services because 3 months का यहाँ पर ये चीज़ें दी गई है। अब इसमें एक और एडिशनल पॉइंट अगर लिखने के लिए अगर देखे जाए तो क्या क्या लेना होता है कि भाई आपका कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस के अंदर इनवॉइस जो है वो इशू हो जाना चाहिए
ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट की ड्यू डेट है उससे पहले, या फिर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट इफ़ द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज़ नॉट नोन। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अंदर ड्यू डेट सेट की हुई है तो जो ड्यू डेट पड़ेंगी वो डेट ऑफ इनवॉइस मान ली जाएगी। अगर वो ड्यू डेट नहीं दी हुई तो उस केस के अंदर जब आप पेमेंट रिसीव करोगे वो ड्यू डेट मान ली जाएगी। और इफ़ द नॉट नोन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द माइलस्टोन इवेंट द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। तो भाई इसके अंदर ये माइलस्टोन इवेंट वाला केस है, यहाँ पर आपको अलग से डेट्स नहीं दी गई, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको माइलस्टोन्स दिए हुए 50%, 75%। तो हम हर एक माइलस्टोन कंप्लीशन को अलग से डिस्कस करते हुए यहाँ पर चलने वाले थे और वो हमने किया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मिंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, इम्पोर्ट्स बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम ग्रीन कोऑपरेटिव USA। तो भाई ये इम्पोर्ट का केस हो गया है। इम्पोर्ट के अंदर अगर रजिस्टर्ड बंदा जो कि नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट नहीं है वो पे करेगा टैक्स, यानी कि यहाँ पर लग गया सीधा सीधा RCM। ठीक है, और RCM लगते ही ना आपको अपने शूज़ चेंज कर देने हैं। किस सेंस में कि आप एक सप्लायर के पर्सपेक्टिव से पढ़ते पढ़ते आप एक बायर के पर्सपेक्टिव पे, रिसिपिएंट के पर्सपेक्टिव पे वापस पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो भाई इस केस में द रेलिवेंट इनवॉइस फॉर 1,20,000 इज रेज्ड बाय ग्रीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 18th अगस्त। मिंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेक्स द पेमेंट अगेंस्ट द सेड इनवॉइस एज फॉलोज। केस 1, या तो वो 22 सितंबर को पेमेंट कर रहा है या फिर वो 27 दिसंबर को पेमेंट कर रहा है। RCM के केस के अंदर गाइज हम यहाँ पर लेते हैं 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। तो ये यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको बस कंप्यूट करना है और ये पॉइंट यहाँ पर हमारा सॉल्व हो जाएगा। आई एम सॉरी, 31st डे लेते हैं हम गुड्स के केस के अंदर, और यहाँ पर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। इसको स्क्रैच करो, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर सर्विस ली जा रही है तो वहाँ पर 61st डे हम लेके चलते हैं। 31st डे होता है गुड्स के केस के अंदर, तो यहाँ पर 61st डे यहाँ पर लेके चलेंगे। 61st डे, तो यहाँ से कंप्यूट करने के बाद तो पहला केस क्या बनेगा कि भाई सिंस द पेमेंट मिंट लिमिटेड मेक्स द पेमेंट विद इन 60 days ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, द टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, ऑब्वियस सी बात है। केस 2 के अंदर अगर मान लो द पेमेंट इज मेड विद आफ्टर 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 61st डे विच इज़ 18th अक्टूबर, क्योंकि पेमेंट तो दिसंबर में जाके हो रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगी। RCM का पॉइंट भी देख लिया और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई होगी कि आपका यहाँ पर एक आपको अलग अलग लेवल के फिल्टर्स लगाने होंगे। लाइक सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या जो चीज़ मैं डील कर रहा हूँ वो गुड्स है या सर्विस है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फिल्टर होगा आपका कि भाई ये कहीं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट फिल्टर आपका आएगा कि भाई RCM है या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म है। तो इन सब चीज़ों से गुजरने के बाद आप एक बेटर तरीके से अच्छा आंसर कंक्लूड कर पाएंगे जिसमें आपके गलती के चांसेस बहुत ही कम होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कोठारी लिमिटेड मुंबई होल्ड्स 51% ऑफ द शेयर्स ऑफ विल्सन इनकॉर्पोरेटेड, अ USA बेस्ड कंपनी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो गए। ओके, विल्सन कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड्स auxiliary services to Kothari Limited from the following details determine the time of supply of services provided by Wilson Cooperative। तो देखो सबसे पहला काम तो हमने यही कर लिया ना, काफ़ी हद तक क्वेश्चन आसान हम इसी बेसिस पे कर चुके हैं कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस टाइप की सप्लाई है ये। फिर उसके बाद देखते हैं कि एग्रीड कंसिडरेशन क्या है, 1 लाख रुपये। डेट ऑन विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट क्या है हमारे पास, 16 जून। डेट ऑन विच इनवॉइस इज इशूड, 19th अगस्त। डेट ऑफ डेबिट इन द अकाउंट्स, 30th। डेट ऑन विच पेमेंट इज रिसीव्ड, 23rd दिसंबर। अब इसका आंसर किस तरीके से करने वाले हैं, तो भाई यहाँ पर बिल्कुल सिंपल हो जाता है आपके पास एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के केस के अंदर कि भाई 2 चीज़ लेंगे, उनको कंपेयर करेंगे और बात खत्म। तो भाई डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई विच इज़ कोठारी लिमिटेड, और डेट ऑफ पेमेंट बाय कोठारी लिमिटेड इन द प्रेजेंट केस। तो भाई इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर आपका लेंगे और आपका काम खत्म, बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या चीज़ें देखने हैं हम, बेस कि भाई कमेंसमेंट ऑफ प्रोविजन सर्विस है 5 जून को, कंप्लीशन ऑफ सर्विस है 10th को,
इनवॉइस इशूड है 20 अक्टूबर को, तो भाई सर्विस है तो सबसे जाहिर सी बात है कंप्लीशन से इनवॉइस का फासला हम देखने वाले हैं कि क्या ये विद इन टाइम लिमिट है कि नहीं है। भाई 30 डेज़ के अंदर इनवॉइस रेज होना चाहिए था, क्या वो हो रहा है? ओके, तो इनवॉइस की डेट इज़ वैलिड। पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड एंटर्ड इन द बुक्स 15 अक्टूबर को, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अमाउंट क्रेडिट इन बैंक अकाउंट 18 अक्टूबर, चेंज इन रेट इज 16 अक्टूबर। तो भाई अब एक फासला तो हमने देखा इनवॉइस का, तो हमने इनवॉइस को तो अलाउ कर दिया। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि रेट चेंज होने के क्या 4 दिन के अंदर अंदर 4 डेज़ के अंदर अंदर बैंक अमाउंट क्रेडिट हो गई बैंक के अंदर। अगर ऐसा है तो ओके, तो हम अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बैंक अकाउंट की डेट को और जो पेमेंट ऑफ एंट्री करी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कंपेयर करके विच एवर इज अर्लियर ले सकते हैं अपनी डेट ऑफ पेमेंट निकालने के लिए। तो वो वहाँ पर हमने निकाल लिया 15th। अब हमारे पास पूरा डाटा आ गया है। कंप्लीशन ऑफ सर्विस हमारे पास डेट ऑफ इनवॉइस आ गया है 20 अक्टूबर। हमारे पास डेट ऑफ पेमेंट आ गई है 15 अक्टूबर। तो भाई अब यहाँ पर किस बात की टेंशन है? 16 अक्टूबर को तो हमारा रेट चेंज हो रहा है, बट डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस इज बिफोर दैट पीरियड। तो उस केस के अंदर आपके पास पुराना रेट ही लगेगा, नया रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला। इसको आंसर किस तरीके से किया गया है वो देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 15 अक्टूबर ऑब्वियसली। तो इस तरीके से बस पैराग्राफ फॉर्म में आपने लिखना है। ये सेक्शन नंबर 14 इस बारे में बात करता है। और मेन जो मैंने आपको पॉइंट इसमें आपको ध्यान में रखना है, एक तो बैंक वाला पॉइंट कि भाई 4 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर, और दूसरी चीज़ इनवॉइस जो है 30 डेज़ में रेज हो गया तो डेट ऑफ इनवॉइस ही ले लेंगे। इनवॉइस 30 डेज़ में रेज नहीं होता तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस लेके चलते हैं। ठीक है, तो गाइज ये था। बस एनालिसिस करना डिफिकल्ट था, आंसर करना इज़ नॉट डिफिकल्ट। बहुत ईजी है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, आप इजीली इसको क्रैक कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये भी इसमें भी आइडेंटिफिकेशन इज़ द मेन पार्ट। इसके अंदर क्या चीज़ देखनी है आपको कि भाई प्रिंटिंग ऑफ बुक्स हो रही है, प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप्स हो रहे हैं। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एज पर एक्सप्लेनेशन स्पेसिफिकली बताया गया है कि अगर बुक्स प्रिंट करा रहे हो, सोर्स मटेरियल आप खुद प्रोवाइड करा रहे हो, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। दिस इज सर्विस। हाउएवर प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इतना आपको पता चल गया। इसके बाद आपको पता है कि आपको किस किस चीज़ को कंपेयर करना है और आप इजीली इसका आंसर निकाल लेंगे। इसके अंदर कुछ भी नहीं है टिपिकल पॉइंट। ठीक है, अब आता है मेन क्वेश्चन। ये है इस चैप्टर का मास्टर क्वेश्चन। इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। इसके अंदर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी है और इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी है। दोनों चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है प्रोडक्ट ए जो कि है आपका FCM में आता है, और एक है प्रोडक्ट बी जो कि आपका आता है RCM में। लेकिन वो सब होने से पहले ये क्या है? ये गुड्स हैं। ये हो गया हमारे सारे के सारे फिल्टर हमने यहाँ पे लिख दिए। क्या ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है? नहीं है। ठीक है, तो हमने सारे फिल्टर यहाँ पर रख लिए हैं। गुड्स हैं तो उसकी वजह से एक चीज़ आपके पास स्टार्टिंग की, ये सारी चीज़ें भाई बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो जाएंगे आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये सब बात करते हैं एडवांस के बारे में कि भाई पेमेंट ऑफ एडवांस मेड, रिसिप्ट मेड, पेमेंट ऑफ एडवांस मेड, रिसिप्ट मेड। इररेलेवेंट है इन केस ऑफ गुड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इन डेट्स के अंदर से हमें दोनों की अलग अलग डेट्स निकालनी है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस किस में होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होने वाला है। जहां मैं प्रोडक्ट ए की बात करूंगा जो FCM में है, तो मैं एक सेलर के पर्सपेक्टिव से देखने वाला हूं, बट जहां मैं बी की बात करूंगा वहां मैं एक बायर के पर्सपेक्टिव से देखने वाला हूं। बस, तो एक एक करके करते हैं। अब मैं सेलर हूं, मैं ए की बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रोडक्ट ए मैंने मैन्युफैक्चर किया एंड रिमूव किया। रिमूव सुनते मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? इनवॉइस। क्या मैन्युफैक्चर और रिमूव से पहले मैंने इनवॉइस रेज कर दिया? तो मैं ढूंढूंगा इसमें इनवॉइस की डेट जो कि यहाँ पे दी हुई है मेरे पास 4 मार्च। इसका मतलब यस, मैंने रिमूवल की डेट से पहले पहले इनवॉइस रेज कर दिया। अगर नहीं किया होता तो डेट ऑफ रिमूवल ले लेता, बट अब मैं क्या लूँगा? डेट ऑफ इनवॉइस। ओके, पहली डेट मेरे पास आ गई। अब मैं देखता हूँ इसके अंदर कि भाई प्रोडक्ट की पेमेंट मेरे पास कब रिसीव हो रही है। ठीक है, एडवांस मेरे पास पहले ही आ गया था, तो बची हुई जो अमाउंट है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड बाय द बायर ऑफ प्रोडक्ट ए 25 मार्च। तो भाई यहाँ पे सिंपल सा काम मेरे को क्या करने का है, मैं इसमें से 4 मार्च एंड 25 मार्च का विच एवर इज अर्लियर लूँगा। 4 मार्च विल बी माई टाइम ऑफ सप्लाई। बस
इतना ईजी था। देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, कितनी डेट्स लग रही है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट मुझे फालतू की चीज़ें देखनी ही नहीं है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ देखूंगा जो मेरे लिए रेलिवेंट है। ये रेलिवेंट नहीं थी, मैंने पहले ही काट दी, चलो आधा क्वेश्चन हो गया मेरे लिए। उसके बाद मुझे सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या मैं इनवॉइस की डेट को यूज़ कर सकता हूँ, तो हाँ, तो बस ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए इररेलेवेंट हो गई। फिर मैंने देखा कि डेट ऑफ पेमेंट से कंपेयर करना है, किया और मैंने आंसर निकाल लिया। अब मैं बनता हूँ बायर। अब मैं आ गया हूँ प्रोडक्ट नंबर बी के ऊपर। अब मैं सब कुछ देखने वाला हूँ एक बायर के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें होने वाली है। अब एज अ बायर मेरे को क्या देखना है कि भाई मेरे पास गुड्स कब आया। एज अ बायर मुझे ये देखना है कि मैं पेमेंट कब कर रहा हूँ। एज अ बायर इन्वॉइस भी मुझे ही बनाना पड़ेगा, तो मुझे ये देखना है कि इन्वॉइस के बाद के 30 डेज़ का जो टाइम है वो मुझे किस तरीके से मिल रहा है। तो भाई सबसे पहले देखते हैं मैं पेमेंट कब कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर सबसे पहली डेट ढूंढते हैं, पेमेंट एज मेंशन अबव रिसीव्ड। रिसीव्ड इज रेलिवेंट क्योंकि मेरे को पे करना है, मेरे लिए पेमेंट वाला पार्ट इज़ रेलिवेंट। तो भाई पेमेंट मेड बाय द बायर बी, ये रहा पेमेंट मेड बाय द बायर बी, ये यहाँ पर मुझे लेना है। ओके, सॉरी, दूसरे केस के अंदर, पीछे ऊपर वाले केस के अंदर आंसर तो सेम रहेगा, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट द पेमेंट जो होगा, पेमेंट रिसीव्ड का आपको डेट लेना है। ये ऊपर एक डेट गलत हाईलाइट हो गई थी। अब हम बी की बात करते हैं, बी के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि आपको उसके टाइम पे पेमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट लेनी है ए के केस के अंदर, और बी के केस में पेमेंट की डेट लेनी है। तो पेमेंट की डेट में बाद पहला पार्ट आ गया, ठीक है। पेमेंट रिसीव्ड, जो बी की पेमेंट रिसीव हो रही है वो मेरे लिए रिलेवेंट है। उसके बाद मुझे देखना था कि भाई मैं इनवॉइस कब रेज हो रहा है। इनवॉइस ऑफ 4 लाख इशूड फॉर सप्लाई ऑफ बी। तो भाई इनवॉइस के बाद का 31 डे मेरे को लेना है, बट क्या मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो वो मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उससे पहले तो 1 अप्रैल ही आने वाला है, तो टाइम ऑफ सप्लाई मेरा वही बन जाएगा, बट स्टिल कैलकुलेट तो करना ही होगा। तो वो हमारा आ गया 30 डेज़, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आई गेस 11 अप्रैल। ओके, तो ये हमारी डेट आ गई। 2 डेट हमारे पास आ गई है, बचा गया रिसीव, मैन्युफैक्चर्ड एंड रिमूव्ड। तो ये आ गया, सॉरी प्रोडक्ट, ये रिमूवल भी मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। रिमूवल में रेलिवेंट किसके लिए होता है? जो सप्लायर है। रिसीवर के लिए क्या है? रिसिप्ट रेलिवेंट है। तो भाई ये जब मेरे पास गुड्स रिसीव हुआ, दैट इज़ रेलिवेंट फॉर मी। तो मेरे पास यहाँ पर 3 डेट्स आ चुकी हैं, 11 अप्रैल, 23 मार्च एंड 1 अप्रैल। तो जाहिर सी बात है, विच एवर इज़ अर्लीस्ट, तो मेरे पास 23 मार्च को टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पर बन जाएगी। अब इसका अगर आंसर देखें तो इसका आंसर किस तरीके से होने वाला है? अगर बी की बात करूं मैं, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट बी इज़ 23 मार्च एंड द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ए इज़ 4 मार्च बीइंग द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो ये यहाँ पर बस इतना सा पार्ट हमें आंसर करना था, और बाकी सब थ्योरेटिकल पार्ट है। वही चीज़ें सेक्शन नंबर 12 को कोट करेंगे आप, और सेक्शन नंबर 31 को कोट करेंगे, और आपका आंसर हो जाएगा कंक्लूड। इस वीडियो में गाइज इतना ही। आई होप मैंने बहुत मेहनत से आपको ये सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। आई होप गाइज ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।